बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का एंट्री टेस्ट में इसका नॉमेनक्लेचर शामिल है, इसकी रिएक्टिविटी शामिल है और इसके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस ये शामिल है। तो हम सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो ये अल्काइल, पहले ये समझाता हूँ, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। लाइक इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए, इट इज़ मीथेन, मतलब अल्केन। अगर आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो और हाइड्रोजन निकालने के बाद आप यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दो, दैट में भी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, कोई भी हेलोजन लगा दो, तो इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूशन एंड मोनो सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोनो हेलो अल्केन। ये आपके पास एक हेलोजन वाला अल्काइल हैलाइड है। और अगर इसका एक और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एक्स के साथ, हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा डाई हेलो अल्केन। जैसे हम इसको एग्जाम्पल को अगर स्पेसिफाई करें तो दिस वन इज क्लोरो, मिसाल के तौर पर इट इज मिथाइल क्लोराइड मोनो हेलो अल्केन। और अगर इसका एक और हाइड्रोजन एक और हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, दिस इज अ डाई हेलो अल्केन और इसका नाम DCM है। DCM इज डाई क्लोरोमीथेन। और अगर इसका एक और हाइड्रोजन कम कर दिया जाए और यहाँ पे 3 क्लोरो ऐड कर दिए जाए, तो दिस वन इज फेमस क्लोरोफॉर्म एंड IUPAC नेम इज 111 ट्राईक्लोरोमीथेन। और अगर एक कार्बन के सारे हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दिए जाएं, तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 111 टेट्रा क्लोरोमीथेन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेट्राक्लोरोमीथेन एंड कमर्शियल नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा है, हमें पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा पोलर कौन है, तो सबसे ज्यादा पोलर है क्लोरोफॉर्म, क्योंकि 3 क्लोरो लगे हुए और इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद DCM, ये दूसरे नंबर पर पोलर है। इसके बाद क्लोरोमीथेन, ये 3rd पोजीशन पर पोलर है, लीस्ट पोलर है, और ये पोलर है ही नहीं। दिस वन इज अ बेस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट। टेट्राक्लोरोमीथेन इज अ बेस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आप जो अल्काइल हैलाइड की बात करते हो ना, अल्काइल हैलाइड मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी, ट्राई भी, टेट्रा भी, बट असल में जो मोनो हेलो अल्केन होते हैं ना, इन्हें अल्काइल हैलाइड बोलते हो। असल जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो मोनो हेलो अल्केन है, लिहाजा हमारे सिलेबस में मोनो हेलो अल्केन ही शामिल है। नॉमेनक्लेचर में अगर आप इनके कॉमन नेम्स लेना चाहेंगे तो सिंपल, आप अल्काइल का नाम लेते हो और फिर हैलाइड कह देते हो। तो दिस वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड एंड दिस अल्काइल इज ऑफ 2 कार्बन, तो आप इसे बोल दोगे इथाइल क्लोराइड। और जब इसे देखते हो तो ये 4 कार्बन है और एक ब्रांच चेन लगी हुई है, तो एक ब्रांच चेन लगी है, उसको आइसो बोलते हो, तो आप इसे बोलोगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। एंड मस्ट रिमेंबर कि अल्काइल, अल्कीन और अल्काइन ये फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर दोनों कहीं सेम पोजीशन पर लगे हों तो हम हेलोजन को प्रायोरिटी देंगे। क्या मतलब ये कि आपके पास ये
4 कार्बन है और 4 में से कार्बन 2 पर क्लोरो लगा हुआ है और कार्बन 2 पर ही 5 कर लेते हैं, कार्बन 2 पर ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। मसलन आप इसे कहते हो दिस इज CH3, दिस इज CH, H एंड H। आप देखिए एक फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है और एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और हेलोजन में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हेलोजन को मिलेगी। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5। तो इसका नाम दोगे आप, ये कॉमन नेम जो है वो हर मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट नहीं होते, हर मॉलिक्यूल का एक अलग से नाम होना चाहिए, तो कॉमन नेम इसके लिए सूटेबल नहीं होते। आईयूपैक नेम बड़े मॉलिक्यूल के लिए, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट डिस्टिंक्ट नेम देने के लिए बेस्ट होते हैं, लिहाजा ऐसे मॉलिक्यूल को जरूर हमें आईयूपैक नेम में ही देखना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्लोरो मीथेन और इसके 2 कार्बन है एंड क्लोरो इज अवेलेबल एट कार्बन नंबर 1। हालांकि कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी अगर होगा ना, इधर होगा तो इसका कार्बन 1 हो जाएगा, तो यू हैव टू कॉल इट क्लोरो इथेन। और इसमें ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, तो 2 पर मिथाइल है तो यू हैव टू कॉल इट 2 मिथाइल 1 क्लोरो और 3 कार्बन को बोलते हो प्रोपेन। और इसका जब नाम दे रहे हो तो दिस इज 2 क्लोरो और कार्बन 3 पर अल्कीन है 2 क्लोरो 3 पेंटीन, या इसे बोल सकते हो 3 पेंटीन 2 क्लोरो, बट द बेटर वन इज के हेलो अल्कीन बोला जाए, हेलो अल्कीन के पहले हेलोजन आए और फिर अल्कीन का नाम आए, तो ये इसका मुख्तसर सा नॉमेनक्लेचर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी रिएक्टिविटी कुछ और होती है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्टिविटी कुछ और होती है। तो विद न्यूक्लियोफाइल ये अल्काइल आयोडाइड दैट इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड दैट इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज अल्काइल फ्लोराइड। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आर मिसाल के तौर पर मिथाइल है, मिसाल के तौर पर इन चारों कंडीशन के अंदर आर मिथाइल है, हम सपोज कर लेते हैं और कहते हैं कि हर जगह पे उसका साइज 1 होगा, लाइक ये वाला उसका साइज है। और जो हेलोजन चेंज हो रहे हैं दिस इज फ्लोरो, here is chloro, over to here we have bromo and then we have iodo। let us suppose कि फ्लोरो का साइज ये, क्लोरो का साइज ये, ब्रोमो का साइज ये और आइडो का साइज ये। तो आप जानते हो कि जब साइजेस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो बॉन्ड टूटना बड़ा आसान होता है, लिहाजा ये वाला बॉन्ड टूटना सबसे आसान है बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल, तो इस न्यूक्लियोफाइल को निकालना सबसे आसान होगा। तो अल्काइल आयोडाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव फैमिली of alkyl halides as compared to other halogen, and the least reactive is alkyl fluoride। और उसकी एक और वजह भी है, बॉन्ड पोलैरिटी। इसमें बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होती है ना उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिसमें अट्रैक्शन कम हो उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो मोस्ट रिएक्टिव इज अल्काइल हैलाइड। और जब आप इसकी रिएक्टिविटी की बात करो, रिएक्टिविटी की बात करो, बट रिएक्टिविटी की बात करो विद इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के केस में ये बड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो मोस्ट रिएक्टिव इज अल्काइल फ्लोराइड एज कंपेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड। हियर इज क्लोराइड and over to here is bromo।
तो जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करना हो, इलेक्ट्रोफाइल से, किसी इलेक्ट्रोफाइल से, तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करते हुए ये सबसे मुश्किल से निकलेगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, आपने इलेक्ट्रोफाइल को निकालना है, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बड़ी आसानी से निकल जाएगा? जब फ्लोरो के साथ रिएक्शन होगा। तो फ्लोरो किसी इलेक्ट्रोफाइल को बआसानी बाउंड करेगा, और ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को, उसका तो इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड ही अच्छा नहीं बन रहा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। लिहाजा जब इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी की बात होगी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल फ्लोराइड, एंड द लीस्ट इज अल्काइल आयोडाइड। बट द केस इज कि आप कौन से रिएक्शन ज्यादा पढ़ते हो? आप कौन से रिएक्शन ज्यादा पढ़ते हो? आप ज्यादातर रिएक्शन पढ़ते हो न्यूक्लियोफाइल के। लिहाजा आपसे जब भी पूछा जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यू आर गोइंग टू बी विद द केस ऑफ अल्काइल आयोडाइड। इतना विगोरस होते हैं कि इवन इन द डार्क रिएक्शन कर सकते हैं, इवन इन द डार्क ये रिएक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए हीटिंग की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये ज्यादा कॉमन होती है। जैसे ये वाला रिएक्शन, यहाँ पे एक H और X ये अलहदा हो जाएंगे, तो अल्काइल के साथ बाउंड होगा अमाइनो, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एल्काइल A के साथ अमाइन, एंड दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी को लिखते हो 1 नॉट, दिस इज प्राइमरी एमीन। और जब ये प्राइमरी अमीन दोबारा से किसी अल्काइल अमाइन किसी अल्काइल हैलाइड से मिलेगा, तो फिर ज्यादा दोबारा H और X रिमूव हो जाएंगे, और ये दोनों अल्काइल इस अमाइन के साथ आएंगे। NH2 की बजाय अब रह जाएगा NH, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सेकेंडरी एमाइन। और जब फिर दोबारा इसका अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, इट विल बिकम R3 टाइम फॉर N, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज टर्शियरी एमाइन। और जब फिर दोबारा इसका किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया जाएगा, तो दैट विल फॉर्म क्वाटर्नरी अल्काइल अमोनियम, एंड दैट मे बी लिंक्ड विद एनी हैलोजन। तो अहम क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वाटर्नरी अमीन है ये पोलर होगा, ये पोलर होगा, और जो टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन होंगे ये नॉन पोलर होंगे। और प्राइमरी सेकेंडरी बोलते किसे हो? जब अमाइनो एक कार्बन से लगाओ प्राइमरी अमीन, और जब अमाइनो 2 कार्बन से लगाओ सेकेंडरी अमीन, और जब अमाइनो 3 अल्काइल ग्रुप या कार्बन से लगाओ टर्शरी, और जब 4 से लगाओ तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी। और ये साल्ट है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब, और ये बेस हैं, बेस हैं ये सारे, और ये बेस नहीं बल्कि ये एक साल्ट है। ये बड़ा अच्छा MCQ है। SN2 और SN1 का कंपैरिजन करते हैं हम, तो आप लोगों को पता है कि ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काज करता है। एंड यू नो सब्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं? जो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होते हैं ना, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले, उनके रिएक्शन में ज्यादा कॉमन ये होता है कि वो अपना ग्रुप किसी के साथ एक्सचेंज कर लें, मतलब एक ग्रुप आए और उनका कोई एक ग्रुप चला जाए, तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये बाई मॉलिक्यूलर होंगे, 2 मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जबकि इधर इट इज यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर जो SN2 होते हैं ना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं,
सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, जिनके अंदर पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, फिर वो हो जाएगी sp2 और अल्टीमेटली फिर हो जाएगी sp3। जबकि इनके अंदर ये 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है एंड दैट इज परमानेंटली चेंज टू sp2। अब हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मौजूद है एंड दैट इज बीइंग अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंस एंड ऑफ एक्वस KOH। तो ये बैक साइड से सपोर्ट करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि तो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, इधर से अटैक नहीं कर सकता, जरूर इसकी बैक साइड से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा। जब इधर से अटैक करेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट अ सेम टाइम, इस कार्बन के अंदर ये जो 3 हाइड्रोजन है ये तो फिक्स रहेंगे, बट ये जो जंग है, जो मुकाबला है, वो इस न्यूक्लियोफाइल के दरमियान है और आने वाले न्यूक्लियोफाइल के दरमियान है। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द हैलोजन इज गोइंग टू बिकम लिविंग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये स्ट्रांग हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज ये बाउंस बैक कर जाएगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है, लिहाजा ये बॉन्ड इधर परमानेंट होने जा रहा है और ये बॉन्ड यहाँ से टूटने जा रहा है। इसको डॉटेड में शो करना चाहिए, डॉटेड में। तो जब ऐसा होगा तो इवेंचुअली तीनों हाइड्रोजन अब इधर आ जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कब्जा जमा लेगा। तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये टेट्राहेड्रल है और ये ट्राइगोनल है sp2 एंड दिस इज अगेन टेट्राहेड्रल। तो रिएक्टेंट sp3 ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ट्राइगोनल शेप में sp2 है और एंड प्रोडक्ट फिर से sp3 है। तो इस मॉलिक्यूल को जब देखते हैं तो ये तो 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन करता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 के अंदर जो हमारे पास कोई टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होता है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दैट इज बीइंग अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। बट अभी ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी सराउंडिंग में बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे ग्रुप थे, तो न्यूक्लियोफाइल ने उनको साइड पे किया और अपनी जगह बना ली। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोशिश कर रहा है लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या होगा, ये पहले किसी पोलर सॉल्वेंट में जहाँ बड़ा स्लो रिएक्शन हो रहा होगा, ये अपना एक कार्बोकैटाइन बनाएगा, दिस इज अ कार्बोकैटाइन, और इसमें लिविंग न्यूक्लियोफाइल पहले लीव कर जाएगा। और फिर सेकंड स्टेप के अंदर ये जो कार्बोकैटाइन बना है, दिस इज अ कार्बोकैटाइन, ये फौरन अब न्यूक्लियोफाइल को ऑफर करेगा। और अब जो ऑफर कर रहे हैं ना, वो इधर भी अटैक कर सकते हैं और वो उधर भी अटैक कर सकते हैं, दोनों तरफ अटैक हो सकते हैं। लिहाजा एट वन टाइम यू आर गोइंग टू राइट न्यूक्लियोफाइल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, while on another time आप इस न्यूक्लियोफाइल को राइट साइड पर लिखोगे, दैट इज गोइंग टू बी ऑन राइट हैंड साइड। लिहाजा हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर 50% इनवर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई है, जबकि 50% रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या कि जैसी पहले थी वैसी ही अब है। कन्फिग्रेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल की पोजीशनिंग, उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल इज ऑन राइट हैंड साइड, अब भी न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे है। तो ये क्या है,
ये 50% रिटेंशन है, जबकि आधे मॉलिक्यूल उसमें न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पे आएगा, दैट विल बी 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। जबकि आप इसको अगर गौर से देखो तो इसमें 100% आप देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे है, अब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी, 100% मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाएगा। और इस मॉलिक्यूल के अंदर आप कहोगे कि एट अ सेम टाइम जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक्स एट द सेम टाइम, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, पहले लिविंग न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा और तब जाकर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और उसकी वजह आप जानते हो, स्टीरिक हिंड्रेंस, रुकावट ज्यादा है इसके इर्द गिर्द, बल्कि ग्रुप बड़े हैं, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रूम ही अवेलेबल नहीं है, दैट इज मस्ट अवेलेबल जब लिविंग न्यूक्लियोफाइल जाए फिर आने वाला अटैक करे, तो दैट इज द केस। और जब आप इसको चेक करते हो कि इसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी क्या है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू alkyl halide and that is depending on न्यूक्लियोफाइल, तो लिहाजा ये वन टाइम और ये भी वन टाइम इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे, तो लिहाजा इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है। लिहाजा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो दो हैं। जबकि इसका जब आप रेट चेक करते हो तो रेट के अंदर आप कहते हो कि जो स्लो स्टेप होता है ना, ये बड़ा स्लो है और ये बड़ा फास्ट है। फास्ट स्टेप के अंदर दो रिएजेंट हैं, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, लेकिन स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। लिहाजा इसका रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, हेंस इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो भी एक ही होगा, सिर्फ जस्ट वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और प्रेफरेबली जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है दे गिव्स SN2 रिएक्शन, और जो टर्शरी है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड दे विल गिव SN1। लिहाजा सेकेंडरी का केस क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 50% SN2 देंगे और 50% SN1 देंगे। और बड़ा अहम MCQ है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ध्यान करिएगा। अगर मैं कह दूं कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फेवर्स SN1 या SN2 या SN1, बिकॉज जो पोलैरिटी है ना वो SN1 को सपोर्ट करती है। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को मैं वाटर में डालूं तो वाटर इज पोलर, वो मैंने कहा सेकेंडरी दोनों देते हैं 50-50, लेकिन अगर मैं वाटर डाल दूंगा तो दैट विल गिव मोर SN1। और अगर मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर बेंजीन डाल दूं या कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दूं या एसीटोन डाल दूं या ईथर डाल दूं या कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इट विल सपोर्ट SN2। एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है कि अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन, लेट्स सपोज इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 है और मैं सबस्ट्रेट को डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। और अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 है और मैं न्यूक्लियोफाइल को डबल कर दूं तो तब भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन बोथ ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। इस केस में अगर मैं अल्काइल हैलाइड डबल करूं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल डबल करूं रेट ऑफ रिएक्शन कभी डबल नहीं होगा, because nucleophile is not participating in rate determining step, which is
स्लो स्टेप, ये उसके अंदर हिस्सा ही नहीं ले रहा। 2 होते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है। मैं इसी को E2 और E1 करता हूँ, इसी को E2 और E1 करता हूँ, तो आप देखिएगा कितनी सारी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। इसको हम कर देते हैं E2 और इसको हम करते हैं E1। अगर मैं इसको E2 कर दूं और इसको E1 कर दूं तो ये हमारा होगा बाई मॉलिक्यूलर rather than nucleophilic substitution. It is bimolecular elimination reaction, and this is unimolecular elimination reaction. और ये भी सिंगल स्टेप होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 से परमानेंटली sp2 हो जाएगी, जबकि इसके अंदर जो कि 2 स्टेप होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 से परमानेंटली sp2 हो जाएगी। और अगर ये मॉलिक्यूल है आपके पास तो ये मॉलिक्यूल कभी भी E2 नहीं दे सकता, क्योंकि एटलीस्ट उसके अंदर 2 कार्बन का होना जरूरी है। तो मैं इसी मॉलिक्यूल को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ दिस इज CH3। बीटा कार्बन का होना जरूरी है, बीटा कार्बन का होना एलिमिनेशन के अंदर जरूरी है। जब ये बीटा कार्बन मेरे पास है तो मैं इसके अंदर एक्वस KOH नहीं डालूंगा, बल्कि मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH। और ये जो अल्कोहलिक KOH है ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देगा और अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल जाएगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो कि KOH है, तो K यहाँ से हैलोजन को रिप्लेस करेगा, दैट विल बिकम KCl। और OH जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ से एक H को उठाएगा, दैट विल बिकम water, and the rest of molecule is CH2 double bonded CH2। तो hybridization is permanently changed from sp3 to sp2। और इसके अंदर इन्वर्जन या रिटेंशन की कोई बात ही नहीं हो रही होगी, और ना ही इसके अंदर कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग न्यूक्लियोफाइल की हमें बात करनी चाहिए। अगर आप करो भी तो इट इज क्वाइट प्रॉपर कि एट द सेम टाइम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें हैं। वो बातें कौन सी हैं कि ये जब बीटा ये जो एलिमिनेशन करता है, ये दर हकीकत बीटा एलिमिनेशन करता है, और इसके अंदर भी रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, और इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। और ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोर प्रेफरेबली E2 रिएक्शन देंगे। और इधर जब आप बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो 2 स्टेप रिएक्शन है और sp3 परमानेंटली sp2 में चेंज होने जा रही है। और ये कैसे रिएक्शन होगा, पहले स्टेप में हैलोजन रिप्लेस होगा, ऐसा ही होगा, और दूसरे स्टेप के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, दैट इज नाउ अगेन एक्वस KOH नहीं होगा, इट विल बी अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है और अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। तो यहाँ पे आप अल्कोहलिक KOH जब डालोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल किसी बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तीनों बीटा कार्बन है, मतलब बीटा कार्बन 3 और बीटा हाइड्रोजन कितने, 9 बीटा हाइड्रोजन है, तो किसी भी बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जब ये किसी भी बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो एंड प्रोडक्ट इज लाइक ये आपके पास CH3, इस C के साथ ये भी CH3, इसका एक H निकल जाएगा, तो दैट विल बिकम डबल बॉन्डेड CH2। दिस इज आइसो ब्यूटाइलीन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज 1,2,3 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। और इसके अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन की हमें बात ही नहीं करनी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम कि दैट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन स्लो स्टेप, दैट इज जस्ट सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड, इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी 1। और ये भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड
टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेंगे, जबकि सेकेंडरी दोनों को करेंगे। और अगेन अगर आप पोलैरिटी ऐड करोगे तो दैट विल फेवर E1, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट दोगे तो दैट विल प्रेफर E2। यहाँ पे एक और बड़ी बात अहम है कि आपने पढ़ा SN2E2 SN1 E1, कौन सा रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट स्टेप सेम होते हैं? E1 और SN1 का फर्स्ट स्टेप सेम ही होता है, इसके अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं की, इट इज गोइंग टू रिमेन इन द सेम फॉर्म।